वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वॉर्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं, अ स्टिमुलेटिंग अलायंस इसका टाइटल है। आसान सा लिखा हुआ आर्टिकल है, ज़्यादा इसमें मुश्किल कुछ है नहीं। कोशिश करेंगे इसको एक कंप्लीट इंग्लिश की क्लास बना करके। आज आप ग्रामर, वोकैब, स्ट्रक्चर्स बहुत कुछ सीखोगे और ये आप आज आपका आज का मोटिवेशन क्विज। जो भी आप सीखो अगले आधे घंटे में इस पे अप्लाई करेंगे। 5 में से 5 मार्क्स लेने की कोशिश करें। अभी एक ट्राई दो, वीडियो के लास्ट में मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ। शुरू कर लें आर्टिकल को। चलिए, इकोनॉमिक आर्टिकल है, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है अ स्टिमुलेटिंग अलायंस। देखिए, अलायंस का मतलब होता है रिश्ता या ग्रुप, रिलेशन, है ना। नेक्सस भी बोलते हैं इसको नेगेटिव फॉर्म में। स्टिमुलेट का मतलब होता है किसी को स्टिमुलेट करना, किसी को उत्तेजित करना, एनकरेज करना, अराउज करना, किसी काम को करने के लिए उत्साहित करना। कह रहा है एक ऐसा अलायंस बन गया है जो बड़ा ही स्टिमुलेटिंग है, जो बड़ा ही उत्तेजना या उत्साह देने वाला है, एनकरेज करने वाला है। अब देखो कैसे बना ये अलायंस, किसने बनाया। कह रहा है ऑन एड्रेसिंग फिस्कल वरीज ऑफ स्टेट्स। बात की जा रही है एड्रेस करने की, हल निकालने की, सोल्यूशन निकालने की, जो फिस्कल वरीज हैं, जो फाइनेंशियल टेंशन्स हैं हमारी स्टेट्स की। तो स्टेट्स ने सेंटर के साथ मिलके एक बड़ा ही स्टिमुलेटिंग सा अलायंस बना लिया है, जिससे स्टेट्स की फाइनेंशियल वरीज के ऊपर सेंटर अब प्रकाश डालेगा, उनको अच्छे से समझ के हल निकालेगा। समझ गए, ये इसका कहना है। अब देखने वाले वर्ड्स, फिस्कल जानते हैं आप, मैंने लिखा नहीं है जानबूझ के। फिस्कल मतलब फाइनेंशियल, आर्थिक। अलायंस का मतलब रिश्ता, लिंक, रिलेशन, ग्रुप। अब देखो एक नेक्सस वर्ड है, अलायंस का सिनोनिम है। नेक्सस का मतलब होता है ग्रुप, लेकिन ये ग्रुप होता है साठ गांठ, नेगेटिव फॉर्म में। अलायंस तो कुछ भी हो सकता है, अच्छा बुरा, लेकिन नेक्सस हमेशा बुरा ही होगा। अच्छी चीज़ों के, अच्छे कामों के लिए आप नेक्सस ऐसा नहीं बनाते हैं, है ना, साठ गांठ नहीं करते हैं। स्टिमुलेट करना मतलब उत्तेजित, एनकरेज करना, अराउज करना, इंस्पायर करना, सब इसके सिनोनिम्स हैं। अब फटाफट बढ़ेंगे आज के टाइटल पैराग्राफ पे, क्या कहना चाह रहा है मालूम चले। आप सभी को गुरु पर्व की ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ। और हाँ, इसी मौके पे कुछ ऑफर चल रहे हैं अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे, जो मैं आपको बता देता हूँ। राइटिंग स्किल्स का कोर्स आपको मिल रहा है गुरु पर्व नाम के कोड को लगा के 475 रुपीज़ में, 699 की जगह। 20 नवंबर रात 12 बजे तक ये कोड अप्लाई होगा, फ़ायदा उठा सकते हैं। हर एग्जाम का राइटिंग वाला पोर्शन अपने इसमें कवर कर रहे हैं, बेसिक से एडवांस्ड। इसी तरीके से बैंकिंग का है कॉम्बो, प्री प्लस मेंस, प्रीलिम्स प्लस कॉम्बो। कैसे लास्ट मोमेंट पे आपको प्रिपेयर करना है, कैसे आपको तैयारी करनी है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, अप्रोच क्या होनी चाहिए, हर चीज़ इसमें आ जाती है। इस पे कोड लगाएंगे गुरु, 199 की जगह 125 में मिलेगा। साथ ही 15 दिन की एडिशनल वैलिडिटी भी है, 1 महीने की जगह 1.5 महीना वैलिडिटी इस कोर्स में आपको मिल रही है। और भी कोर्सेज हैं 50-50, 100 रुपये में, एसएससी के, बैंक का प्रीलिम्स, बैंक का मेंस, इनका भी फ़ायदा आप उठा सकते हैं। ऐप रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें। और हाँ, ये ऑफर है 20 नवंबर रात 12 बजे तक, तो उससे पहले फ़ायदा उठा लेना। चलिए, कह रहा है सस्टेन्ड इंगेजमेंट विद स्टेट्स एंड ईजिंग देयर फिस्कल वरीज विल रेव अप द इकोनॉमी। कह रहा है लगातार बनी हुई जो इंगेजमेंट है, सस्टेन्ड इंगेजमेंट है। इंगेजमेंट मतलब बातचीत, सस्टेन्ड मतलब लगातार बना हुआ। तो कह रहा है जो लगातार बनी हुई बातचीत है ना हमारी स्टेट्स के साथ, हमारे राज्यों के साथ, और जो ईज़ करने का काम है, जो नरम बनाने का काम है, उनकी फिस्कल वरीज को, किनकी भाई, स्टेट्स की, है ना, देयर फिस्कल वरीज, उनकी आर्थिक परेशानियों को। कह रहे ये बातचीत और ये नरम बनाने का काम, ये दोनों रैव अप करेंगे, ये दोनों तेज बनाएंगे, फासन अप करेंगे, क्विकन अप करेंगे हमारी इकॉनमी को, हमारी अर्थव्यवस्था को। तो आप बातचीत करते रहो, उनकी परेशानियों को सुन के नरम बनाते रहो, इससे इकॉनमी अपने आप तेज़ी से आगे दौड़ने लगेगी। समझ गए। इंगेजमेंट और ईजिंग दोनों ग्रीन कलर में है, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। वर्ब आपकी विल रेव अप जो है पिंक कलर में। सब्जेक्ट वर्ब को इसी तरीके से ग्रीन और पिंक कलर में मार्क करता हूँ। पूरे आर्टिकल में आपको इसको फॉलो करते जाना है अंडरस्टैंडिंग को बूस्ट करने के लिए। चलिए आगे बढ़े। रैव अप वर्ड आप देख चुके हो, अभी डिटेल में भी देख लेंगे अपने वोकैब वाली क्लास में। सस्टेन का मतलब होता है लगातार बना हुआ। अब मैं सारी वोकैबलरी इस आर्टिकल की आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप पहले ही पढ़ के स्मूथली अपना आर्टिकल बाद में पढ़ पाओ। पुराने वर्ड्स हैं, सारे ही पुराने वर्ड्स आज। रैव अप, रैचेट अप, है ना, क्रैंक अप, इन टेंडम, स्ट्राइक डाउन, शो डाउन, इम्पिंज ऑन या अपॉन, आर्टिकुलेट, एनश्राइन,
मैं चाहता हूँ ये सारे पुराने वर्ड्स जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, एक बार वीडियो को पॉज करके अपने आप से पूछो कितने आपको याद है, फिर अपने इनको डिटेल में एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। देखिए रैचेट अप, क्रैंक अप और रैंप अप एक दूसरे के सिनोनिम फ्रेजल वर्ब्स होती हैं। इन तीनों का मतलब होता है किसी एक्टिविटी को तेज बनाना, जंप स्टार्ट करना, है ना, अपग्रेड करना। कोई चीज़ 10 की रफ्तार से दौड़ रही है, उसकी रफ्तार को अचानक से 50 कर देना, है ना, अपग्रेड करना। इंक्रीज्ड एफडीआई कैन रैचेट अप और जीडीपी, बढ़ा हुआ निवेश, बढ़ी हुई एफडीआई हमारी जीडीपी को रैचेट अप कर सकती है, अपग्रेड कर सकती है। तो इन्हीं का जो आज जो देख रहे हो तीनों वर्ड्स, इन्हीं में से एक वर्ड आप देखोगे आज रैंप अप आज के आर्टिकल में। समझ गए ना, किसी चीज़ को अपग्रेड करना। रैव अप इनका एक सिनोनिम जैसा ही है, पर रैव अप के अंदर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं रफ्तार को तेज़ करने की। अपग्रेड वपग्रेड तो ठीक है, पर खास बात होती है तेज़ रफ्तार की, है ना। तो रैव अप का मतलब स्पीड अप या एक्सेलरेट। इसको एक्सपेडाइट भी बोलते हैं। इंक्रीज एक्सपोर्ट्स कैन रैव अप द इकोनॉमिक ग्रोथ, बढ़े हुए निर्यात जो हैं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास की गति को रैव अप कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं ना, एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो याद रखें ये रैव अप और एक्सपेडाइट दोनों ही वर्ड्स आज आप आर्टिकल में देखोगे। इन टेंडम का मतलब होता है मिले जुले फॉर्म में, कलेक्टिवली, हाथ में हाथ मिला के जब कोई काम होता है तो वो इन टेंडम होता है ना, सबका साथ सबका विकास, इन टेंडम, इन क्लोज कोऑपरेशन। The words investigative agencies are working in tandem to figure out the origin of COVID-19 वायरस। दुनिया की सारी जांच एजेंसियां हाथ में हाथ मिला के इन टेंडम वर्क कर रही हैं ताकि पता लगा सकें कोविड-19 वायरस के ओरिजिन का, ये कहाँ से शुरू हुआ था। तो इन टेंडम, इसको भी आर्टिकल में देखोगे। स्ट्राइक डाउन, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को कैंसिल कर देना या फिर किसी चीज़ को इग्नोर कर देना। भाई ये काम की नहीं है, कैंसिल कर दिया, इग्नोर कर दिया, दोनों ही स्ट्राइक डाउन है। इनका सिनोनिम होता है सेट असाइड या ले असाइड। ये दोनों आज आप आर्टिकल में देखोगे। समझ गए ना, स्ट्राइक डाउन के। द कोर्ट हैज स्ट्रक डाउन द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर मराठास फॉर स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स। कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, डिसरिगार्ड कर दिया है उस रिजर्वेशन के, आरक्षण के प्रोविजन का जो मराठाओं के लिए मिला था स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में। तो कोर्ट को लगा कि मराठाओं को नहीं मिलना चाहिए, तो उसने स्ट्राइक डाउन कर दिया इसको। समझ गए, तो सेट असाइड, ले असाइड। अच्छा, एक वर्ड है अपने पास शो डाउन। शो डाउन परसों ही आया था। इसका मतलब होता है आमना सामना और ऐसा जिसमें तमाशा हो, शो दिखे सारों को, आसपास वालों को। शो डाउन वही होता है, तमाशे भरा कन्फ्रंटेशन, है ना। कन्फ्रंटेशन मतलब आमना सामना। इसको फेस ऑफ भी बोलते हैं। शो डाउन का जो सिनोनिम है कन्फ्रंटेशन है, इसको आज आप आर्टिकल में देखोगे। शालिनी हैड ए शो डाउन या कन्फ्रंटेशन विद हर बॉस। शालिनी का अपने बॉस से एक आमना सामना हुआ। तमाशे भरा, याद रखना इसमें तमाशा वाला जो एलिमेंट है वो रहता है शो डाउन में। इम्पिंज ऑन या अपॉन का मतलब होता है एनक्रोच करना, अतिक्रमण करना। आपके घर पे किसी ने झोपड़ी बना ली आपके खाली प्लॉट पे, तो उसने इम्पिंज ऑन या अपॉन किया है आपकी प्रॉपर्टी पे, एनक्रोच भी किया है। तो एनक्रोच, इंज, इम्पिंज, ये सब आज आप आर्टिकल में देखोगे, है ना। अतिक्रमण करने के सिनोनिम्स हैं। आज वर्ड्स बहुत सारे हो गए, ये सारे पुराने वर्ड्स आए हुए हैं अपने। आर्टिकुलेट का मतलब होता है साफ साफ बोलना। मैं अभी आपको जो बोल रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ साफ साफ समझ में आए, तो ये आर्टिकुलेशन है। किसी भी चीज़ को साफ साफ बोलने की प्रक्रिया, जो एक्शन है वो कहलाता है आर्टिकुलेशन। इसी का एक सिनोनिम है इनंसिएट। इनंसिएट, किसी चीज़ को साफ साफ एक्सप्रेस करना, इनंसिएट। इसको आज आप आर्टिकल में देखोगे। लास्ट वर्ड है एनश्राइंड, अंदर बसा हुआ, अंदर बसा हुआ। इसका सिनोनिम है एंट्रेंस्ड, इसका सिनोनिम है इनहेरेंट और एक सिनोनिम है एम्बेडेड। एम्बेडेड नाम के वर्ड को आज आप आर्टिकल में देखोगे, जिसका मतलब है अंदर बसा हुआ। आवर फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज आर एनश्राइंड और एम्बेडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे अधिकार, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य अंदर बसे हुए हैं, एम्बेडेड हैं, अपना बेड बना के बैठे हैं, अपना बिस्तर बना के एम्बेडेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अंदर ही बसे हुए हैं, बाहर से हमें कहीं लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, बहुत सारी वोकैब हो गई। अब आ जाओ फटाफट से एक समरी मैं आपको दे देता हूँ। वोकैब की कल वीडियो करेंगे, एक एडवांस वोकैब को कैसे करना है। ये सारा रिवीजन आप भी करते रहो, मैं भी वीडियो के थ्रू करवा दूंगा, ठीक है। चलो, समरी ये, अभी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट से एक इनफॉर्मल डायलॉग किया, मतलब अनौपचारिक बातचीत, जो कि बजट की बातचीत नहीं है, जीएसटी काउंसिल की बातचीत नहीं है, बस ऐसे बुला लिया और बुला के पूछा क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, परेशानी क्या है। तो उन्होंने बताया सर पैसे की प्रॉब्लम है। तो हमारी जो निर्मला सीतारमण है, जो फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने 95,000 करोड़ इनको बोला कि ले जाओ, पैसे की प्रॉब्लम है, परेशान मत हो, लेकिन काम करो अच्छे से, पैसे की प्रॉब्लम हम देख लेंगे। अब ये जो काम किया है ना सेंटर ने, इससे स्टेट्स को बड़ा बूस्ट मिला है। 95,000 करोड़ का उनको अचानक से फ़ायदा मिला है ना, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट भी बूस्ट होगी।
हमारा आर्टिकल कह रहा है यही तो चाहिए था, इतने दिनों से आपका आपसी रिश्तों में तनातनी हो रही है स्टेट्स के साथ, अब जाकर के आपने सही काम किया है। पैसे की उनको ज़रूरत थी तो पैसा दे दिया, हेल्प की ज़रूरत थी तो हेल्प दे रहे हो। कह रहा है ये करते रहना, बड़ा ही अच्छा काम है, आप इसको करो, देखो भारत कैसे वर्ल्ड पावर बन जाता है, इकोनॉमी कैसे रातों रात बूस्ट कर जाती है। बस ये इसकी समरी है, समझ गया, देसी भाषा में बता दिया मैंने आपको। 95,000 करोड़ का मामला है, बुला के दे दिया। आज के आर्टिकल की टोन है वेलकमिंग, वेलकम कर रहा है स्टेट, जो सेंटर का जो हरकत है, जो मूव है, इसको बड़ा स्वागत वाला बता रहा है। शुरू करें आर्टिकल को, चलो डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन लास्ट में दे दूंगा। कह रहा है द सेंटर विल रिलीज ओवर 95,000 करोड़ रुपी इन वन स्ट्रोक टू स्टेट्स दिस मंथ। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस्ड ऑन मंडे आफ्टर मीटिंग with CMs and state finance ministers to discuss the state of economy and to sustain the recovery from the COVID-19 pandemic। पूरा बैकग्राउंड बता रहा है हुआ क्या है। कह रहा है सेंटर जो है वो रिलीज़ करेगा, सेंटर देगा, क्या देगा भाई, 95,000 करोड़ रुपए देगा। और कैसे देगा, एक स्ट्रोक में, स्ट्रोक का मतलब होता है शॉर्ट, झटका, एक झटके में एक साथ 95,000 करोड़ का लिफाफा थमा देगा। किसको थमाएगा भाई, हमारी स्टेट्स को। और कब, इसी महीने। अब देखो ये क्या हुआ, कह रहे ये जो पूरी बात है ना, ये बात जो है निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस की थी इस मंडे को, इस सोमवार को। अच्छा कब बताई ये बात उन्होंने, मीट करने के बाद, मिलने के बाद सीएम्स के साथ और स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ, स्टेट के राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ। अच्छा क्यों मिले थे, डिस्कस करने के लिए, डेलिब्रेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए, जो स्टेट है, जो अवस्था है, जो हालात हैं हमारी इकोनॉमी के, अर्थव्यवस्था के, और सस्टेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए जो रिकवरी है कोविड-19 पैंडमिक से। तो इन्होंने एक मीटिंग बुलाई, सारे फाइनेंस मिनिस्टर और सीएम को बुलाया, बोला चलो बातचीत करते हैं, तुम्हारी स्टेट की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है और कैसे तुम्हारी जो रिकवरी है उसको सस्टेन करेंगे, कैसे लंबा बना के रखेंगे। तो मीटिंग के दौरान ही या मीटिंग के बाद में ही फाइनेंस मिनिस्टर जो है सेंटर की, उन्होंने बोला हमारी बातचीत हो गई है, हमने सोचा है 95,000 करोड़ इनको देना चाहिए। समझ गए, सेंटर की वो विल रिलीज, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन की वो है अनाउंस्ड। बहुत सिंपल आर्टिकल आज का, कहानी की तरह है, मजा आएगा इसको, इंटरेस्टिंगली पढ़ो, है ना। इन वन स्ट्रोक मतलब एक ही झटके में। स्टेट का मतलब राज्य भी होता है, लेकिन स्टेट का मतलब यहाँ पे अवस्था। जब एस बड़ा कर दिया जाए तो समझ लेना भारत के किसी राज्य की बात हो रही है, एस छोटा कर दिया जाए तो स्टेट का मतलब हो जाता है जो है ना हालात, है ना। सस्टेन का मतलब बनाए रखना, किसी चीज़ को मेंटेन रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी की तरह ही प्रोसेस करना अपने दिमाग में, हो क्या रहा है देखते जाओ। कि आफ्टर ऑल नो अमाउंट ऑफ सेंट्रल पॉलिसी फिक्सेस विल सफाइज टू रिवाइव द इकोनॉमीज द कंट्रीज लॉन्ग समनोलेंट इन्वेस्टमेंट साइकिल विदाउट स्टेट्स वर्किंग इन टेंडम। अब इस पूरी बात पे इसने अपना एक कमेंट दे दिया आर्टिकल के राइटर ने। कह रहा सब चीज़ों के बाद, आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर के आफ्टर ऑल, कोई भी अमाउंट जो नहीं है, कोई भी जो है क्वांटिटी, अमाउंट मतलब क्वांटिटी, और किसकी, सेंट्रल पॉलिसी फिक्सेस की, सेंटर की तरफ से पॉलिसी के अंदर जो एडजस्टमेंट या फिक्सेस किए जाते हैं। कह रहा है सेंटर कितना भी कर ले, कोई भी अमाउंट जो है ना इस फिक्सेस की, इस एडजस्टमेंट की सफाइस नहीं करेगी, पर्याप्त नहीं होगी, है ना। और किस लिए, रिवाइव करने के लिए, जिंदा करने के लिए कंट्री की लंबे वक्त से सोमोलेंट इन्वेस्टमेंट साइकिल को, लंबे वक्त से सोए हुए गहरी निद्रा में सोमोलेंट इन्वेस्टमेंट साइकिल को। और कैसे नहीं करेगी ये सफाइस, बिना स्टेट्स के वर्क किए टेंडम में, कोऑपरेशन में। तो कह रहा है ये जो किया ना, सेंटर को रियलाइज़ हो चुका है कि हम बैठे बैठे दिल्ली में कुछ सब कुछ नहीं कर सकते, कितना भी हम कर लें, इन्वेस्टमेंट फिर से पैदा नहीं होगी देश में जब तक स्टेट्स हमारे साथ हाथ में हाथ मिला के काम ना करें। नो अमाउंट की वर्ब है, विल सफाइस, सफाइस एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू बी सफिशिएंट। ध्यान रखा करें, वर्ब को वर्ब की जगह यूज़ करना है और एडजेक्टिव को एडजेक्टिव की जगह। आज के क्विज में ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है ना, वर्ब लगाना है तो सफाइस, एडजेक्टिव चाहिए तो सफिशिएंट। अमाउंट की वर्ब होगी विल सफाइस। चलिए, सोमनोलेंट मतलब जो सोया हो, ड्राइजी हो, स्लीपिंग हो, है ना, नींद में हो, इसको स्लम्बरस भी बोल सकते हैं, है ना। सोमनोलेंट और स्लम्बरस, गहरी नींद में। आगे बढ़ते हैं, इन टेंडम आप देख चुके हो, हाथ में हाथ मिला के, इन क्लोज कोऑपरेशन। कह रहा है द गवर्नमेंट सेट असाइड द स्पेड ऑफ recent confrontation with states over revenue, GST, compensation concerns and their fears about encroachment on their powers to initiate an economy focused dialogue independent of budget consultations and GST council machinations। अच्छा सेंटेंस है।
कह रहा है सरकार ने कर दिया सेट असाइड। अब ये सेट असाइड मैं आपको बता चुका हूँ, स्ट्राइक आउट, ले असाइड, सेट असाइड, इग्नोर, डिसरिगार्ड, है ना, किसी चीज़ को नज़रअंदाज या कैंसिल करना। सरकार ने कर दिया है नज़रअंदाज उस स्पेट को, उस बाढ़ को, उस अबेंडेंस को, उस सीरीज़ को, उस श्रृंखला को जो थी एक रीसेंट आए हुए शोडाउन्स का या कन्फ्रंटेशंस का, आपसी खींचतान का, और किसके साथ, स्टेट्स के साथ। तो सरकार के जितने भी मतभेद रहे हैं, जितने भी डिसएग्रीमेंट रहे हैं, जितने भी कन्फ्रंटेशन हुए हैं राज्यों के साथ, सेंटर ने सबको भुला दिया, सेट असाइड कर दिया। अब ये स्टेट्स के साथ कन्फ्रंटेशन क्यों हुए थे भाई? 3 चीज़ों के ऊपर हुए थे। पहली चीज़ थी उनका रेवेन्यू का झगड़ा था, दूसरा जीएसटी कंपनसेशन के कंसर्न थे, और तीसरा उनके फियर थे, उनके डर थे जो बारे में थे एक अतिक्रमण के, एनक्रोचमेंट के, इम्पिंजमेंट के, उनकी पावर्स पे। तो स्टेट्स यही बोलती थी पैसा नहीं है, हमारी पावर्स आप खा रहे हो। तो ये सारे झगड़े जो स्टेट्स के साथ थे ना, इस बार सरकार ने सबको भुला दिया। अब देखो क्यों किया। इनिशिएट करने के लिए, शुरू करने के लिए एक ऐसा डायलॉग जो इकोनॉमी फोकस्ड हो, जो अर्थव्यवस्था पे फोकस्ड हो, और वो कैसा हो, जो इंडिपेंडेंट हो, जो बिल्कुल भी डिपेंड ना करता हो बजट कंसल्टेशन पे और जीएसटी काउंसिल की मैकेनिशन पे, जीएसटी काउंसिल की पैंतरेबाजियों पे। मैकेनिशन मतलब पैंतरेबाजियाँ, समझ गए। सरकार ने बोला कि बजट में तो इनसे बातचीत होती है, जीएसटी काउंसिल में भी ये आते ही आते हैं, लेकिन वहाँ पे होते हैं झगड़े, तो अब इनको बाहर बुलाते हैं, अलग से बुलाते हैं इनको। इंडिपेंडेंट होगा ये डायलॉग इन दोनों चीज़ों से, और सब कुछ भुला के आपसे बातचीत करेंगे, पुराने झगड़ों को भूल के। गवर्नमेंट की वर्ब है सेट असाइड। सेट असाइड आप जान गए हैं, स्पेट का मतलब होता है अबेंडेंस, इसको एवलांच भी बोलते हैं, सीरीज बोल दो, फ्लरी बोल दो, किसी भी चीज़ की बहुत बड़ी क्वांटिटी। कन्फ्रंटेशन, शोडाउन, झगड़े, मतभेद, ऑल्टरकेशन। एनक्रोचमेंट मैंने आपको बता दिया, आपके प्लॉट पे किसी ने अपनी झोपड़ी बना ली तो एनक्रोच कर लिया है, इन्वेड कर दिया आपके प्लॉट को, अतिक्रमण कर दिया है ना। प्लॉट आपका है, झोपड़ी किसी और की है। आ जाओ इस मैकेनेशन नाम के वर्ड को देखें, इसको लिखा जा रहा है मशीनेशन। मशीनेशन बोला क्या जा रहा है, मैकेनेशन। क्यों बोला जा रहा है ऐसे? क्योंकि जिस आदमी के नाम पे वर्ड पड़ा है उस आदमी की स्पेलिंग ऐसे ही थी। उस आदमी का नाम था मैकियावेली। मैकियावेली कौन था? वेस्ट का चाणक्य। चाणक्य कौन था? एक बहुत बड़ा डिप्लोमेट। डिप्लोमेसी क्या होती है? टैक्टिक्स और मैन्यूवर, उल्टे सीधे काम, है ना, सामने वाले को साम दाम दंड भेद लगा के कैसे भी करके अपना काम निकालना, डिप्लोमेसी। तो मैकियावेली से बनाया मैकेनेशन। मैकेनेशन नाउन का मतलब ही है दांव पेच, जो उल्टे सीधे काम आप करते हो दूसरे से अपना काम निकलवाने के लिए। अब ये मैकेनेशन नाम के वर्ड को, जिसको मशीनेशन लिखा जाता है, कन्फ्यूज़ किया जाता है मैकेनाइजेशन से। इसमें मशीन कहीं नहीं आ रही है, लेकिन बोलने में मैकेनाइजेशन और ये मैकेनेशन। मैकेनाइजेशन का मतलब है ऑटोमेशन, किसी भी चीज़ के अंदर ऑटोमेशन करना, मशीनरी को लाना, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना, है ना। पहले मैनुअल था, अब मशीन शुरू हो गई, तो मैकेनाइजेशन वो अलग चीज़ है, वो हो गया मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का और अपना इंजीनियरिंग का पोर्शन हो गया, और मैकेनेशन ये अलग चीज़ है। समझ गए दोनों वर्ड्स को? चलो क्वेश्चन आएंगे, मिलेंगे, तब आपको याद आएगी कि सर ने एक दिन बताया तो था, एक दिन बताया तो था, तो आपको रिपीट करना पड़ेगा, इसको कहीं लिख लो, याद करना पड़ेगा इसको बाद में। कह रहा है इट्स रेडी एक्सेप्टेंस ऑफ स्टेट्स रिक्वेस्ट टू एक्सपेडाइट द शेयरिंग ऑफ टैक्सेबल रेवेन्यूज एज इन द केस ऑफ जीएसटी कंपनसेशन फॉर दिस ईयर इज ए टोकन ऑफ द फेथ इट सीक्स टू एम्ब्यू। कह रहा है इसका जो रेडी एक्सेप्टेंस है, सेंटर ने बिल्कुल रेडी होकर एक्सेप्ट कर लिया, एकदम सामने से बोला हाँ जी आ जाओ, मैं तैयार हूँ। किस लिए भाई? स्टेट्स की रिक्वेस्ट के लिए। रिक्वेस्ट कौन सी थी? जो थी एक्सपेडाइट करने की, तेज बनाने की, और किसको? शेयर करने के काम को, टैक्सेबल रेवेन्यूज़ को। कह रहा है जैसा कि इस केस में भी होता है जीएसटी कंपनसेशन का पिछले साल, फॉर दिस ईयर, इस साल के। तो स्टेट्स ने बोला भी हमारा रेवेन्यू का हिस्सा हमें जल्दी जल्दी दोगे तो सही है, आप जल्दी दिया करो, हमें हफ्ते भर में दे दिया करो वापस। तो सेंटर का जो एक्सेप्टेंस था ना इस रिक्वेस्ट का, मान लेने का जो काम था, ये एक टोकन है, एक छोटा सा हिस्सा है। टोकन का मतलब क्या होता है? एक छोटा सा पार्ट, उस फेथ का, उस भरोसे का, जिसको ये सेंटर सीख करता है, चाहता है कि वो इम्ब्यू करे, भरे, फिल इन करे। तो सेंटर चाहता है स्टेट्स इस पे भरोसा करें, तो स्टेट्स की एक बात मान करके सेंटर ने उसी भरोसे का एक छोटा सा हिस्सा दिखाया है कि कैसे हम भरोसा आपको जो है हमारे अंदर आपका भरोसा पैदा करेंगे। एक्सेप्टेंस की वर्ब है इज, है ना। टोकन जो है ना, यहाँ पे टोकन कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, मैंने इसको ग्रीन कलर गलती से दे दिया, इसको मैं निकाल देता हूँ फटाफट से, है ना। टोकन का मतलब होता है छोटा सा पार्ट। इट की वर्ब है सीक। सीक का मतलब मांगना, चाहना। इम्ब्यू का मतलब भर देना, गुब्बारे में हवा भर दी, है ना, किसी में जो आपने फेथ भर दिया, भरने का काम कहलाता है इम्ब्यू करना। कह रहा वाइल मोस्ट स्टेट्स हैव पॉजिटिव कैश बैलेंसेस, एक्सेस नाउ टू डबल द फंड्स दैट यूजुअल विल हेल्प देम रैम्प अप कैपिटल एक्सपेंडिचर। कह रहा अब इससे होगा क्या?
जहाँ पे ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं ना उनके पास पॉजिटिव कैश बैलेंस है, उनके खर्चे उनकी इनकम से कम है ना, ज़्यादा पैसा है उनकी जेब में, जहाँ पर सभी स्टेट्स की जेब में कुछ पैसा रखा हुआ है। वहीं पे जो एक्सेस है ना अब डबल द फंड्स का, फंड्स के दुगने का, 94,000 करोड़ एक्स्ट्रा का कह रहा, और यूजुअल है ना नॉर्मल से ज़्यादा का कह रहा, वो हेल्प करेगा उनको रैंप अप करने में, उनको अपग्रेड करने में अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को। तो पैसा तो इनके पास था, लेकिन अब और पैसा आने से स्टेट्स क्या करेंगी, और हाईवे और ब्रिज और रोड्स को बनाएगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर को तेज करने लगेंगी। स्टेट्स की वर्ब है हैव, एक्सेस की वर्ब है विल हेल्प, रैंप अप, अपग्रेड है ना, लेवल अप, रैचेट अप, क्रैंक अप, सब जानते हो आप, सब सिनोनिम है एक दूसरे के। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसा खर्चा जो 20 या 50 या 100 साल के लिए आप करते हो। सड़क बना दी, हाईवे बना दिया, और 20 साल चलेगा, 50 साल चलेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कह रहा द कैश फ्लो could also help several states catch up on their capex targets, on which hinges an additional borrowing limit of 0.5% of their GSDP। कह रहे जो कैश फ्लो है, ये जो कैश बहती आ रही है सेंटर से 94,000 करोड़ की, कह रहे ये जो कैश का फ्लो है ना, ये साथ ही साथ हेल्प करेगा कई सारी स्टेट्स को कि वो कैच अप ऑन करें। कैच अप ऑन का मतलब होता है पीछे छूटे हुए आदमी को आगे वापस मिला देना। जैसे मैं आपसे पीछे रह गया रेस में, अब मैं तेज़ भाग रहा हूँ आपसे कैच अप ऑन करने के लिए, आपको मीट करने के लिए। तो ये स्टेट्स भी जो पीछे रह गई हैं बहुत सारी, वो कैच अप ऑन करेंगी अपने केपेक्स टारगेट को। अब ये टारगेट क्या है बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये टारगेट अपना कैसे भी करके वो पूरा कर लेंगी एक्स्ट्रा पैसा आने से। अब कह रहे जिसके ऊपर हिंज करता है, जिसके ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है, एडिशनल बोरोइंग लिमिट है जो उनके नेशनल प्रोडक्ट की, मतलब पूरे स्टेट के ईयरली प्रोडक्ट की जीएसडीपी की 0.5% पे। तो मान लो स्टेट अगर 1,000 रुपये या 100 रुपये का धंधा करे पूरे साल में, जीएसडीपी उनकी 100 रुपये हो, तो 50 पैसे उनको एडिशनल बोरोइंग मिलती है सेंटर से, बहुत कम पैसे पे। पर वो तब करेंगे जब उनको कैपेक्स टारगेट पूरा करेंगी वो स्टेट। अब वो टारगेट पूरा करके इस साल की भी बोरोइंग जो है उठा सकती है सेंटर से। समझ गए। कैश फ्लो की वर्ब है कुड ऑल्सो हेल्प, एडिशनल बोरोइंग लिमिट की वर्ब है हिंजेस, हिंज ऑन, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन। ये देख रहे हो ना आप, हिंज, रिप्लाई और डिपेंड एक दूसरे के सिनोनिम है। कैचअप ऑन होना मतलब पीछे होना और आगे जाके वापस मीट करना, रीच करना। केपेक्स क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट। ये मैंने ऊपर बताया था ना आपको, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सड़कें, ब्रिज और हाईवे बनाने का टारगेट मिलता है स्टेट्स को कि आप इतने लाख करोड़ के हाईवे बना दो, हम आपको इतना सारा पैसा और देंगे उधार में, सेंटर ऐसा बोलती है। तो ये केपेक्स टारगेट को पूरा कर पाएंगी इस साल। बड़े आगे कह रहा द फाइनेंस मिनिस्ट्री डिक्लेरेशन दैट द एक्साइज ड्यूटी कट्स ऑन पेट्रोल एंड जीएसटी shall not dent the tax pool shared with states has also soothed frayed nerves। कह रहे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का क्लैरिफिकेशन है, जो सफाई है, क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया है जो कि स्टेट जो एक्साइज ड्यूटी का जो कट आया है 10 रुपये 5 रुपये, जो पेट्रोल डीजल सस्ता किया गया है, और किस पे, पेट्रोल और डीजल पे, कह रहे वो डेंट नहीं करेगा, शैल नॉट डेंट, वो डैमेज नहीं करेगा उस टैक्स के पूल को। उस टैक्स के पूरे पूल का मतलब होता है कलेक्शन, टैक्स पूल का मतलब है टोटल टैक्स कलेक्शन। तो कह रहे डेंट नहीं करेगा, ये असर नहीं डालेगा टोटल टैक्स कलेक्शन पे जो स्टेट्स के साथ शेयर किया जाएगा। कह रहे इस क्लैरिफिकेशन ने कि आपको हम उतना ही पैसा देंगे चाहे हमने डीजल पेट्रोल पे पैसे कम भी कर दिए हों। ये क्लैरिफिकेशन ने सूद कर दिया है, नरम बना दिया है। और किसको, कई दुखी दुखियारी थकी हुई आत्माओं को, फ्रेड नर्व्स को। तो स्टेट्स में कई दुखियारी आत्माएं थीं, कई सीएम थे, कई स्टेट्स के एफएम थे जो ये कहते थे कि डीजल पे क्यों कम कर दिया, हमको पैसा कम मिलेगा, है ना। तो सेंटर ने बोला नहीं नहीं, उतना ही देंगे आपको, परेशान मत हो, आप शांति से जाके सो सकते हो। फाइनेंस मिनिस्टर की वर्ब है क्लैरिफिकेशन की वर्ब ऑल्सो सूडिड, हैज सूडिड। एक्साइज ड्यूटी कट्स की वर्ब है शैल नॉट डेंट। अब वर्ड्स देखेंगे सारे। डेंट का मतलब हिट करना, डैमेज करना, अफेक्ट करना। गाड़ी में किसी ने ठोक दिया आपका तो गाड़ी में डेंट पड़ता है ना, तो वो डैमेज ही तो होती है आपकी गाड़ी की। डेंट, हिट या डैमेज को ही बोलते हैं। सूद का मतलब आराम बनाना। अब देखो फ्रेड नर्व्स क्या होती हैं, थकी हुई नर्व्स। नर्व मतलब आपकी दिमाग की जो ब्रेन की जो नर्व्स होती है ना, ब्रेन नर्व्स आप जानते होंगे, सुना होगा आपने थोड़ा बहुत बायोलॉजी के बारे में। नर्व्स आपकी बताती हैं आप क्या मूड में होंगे, थके हुए हो, इरिटेटेड हो। अगर आप फ्रेड नर्व्स वाले हो तो आपकी नर्व्स जो हैं थकी हुई हैं, फ्रेड है ना, मेंटली एग्जॉस्टेड है, इरिटेटेड है। तो फ्रेड नर्व्स का मतलब आजकल बोलचाल की भाषा में होता है दुखियारी आत्माएं। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा द रेयर एंड वन ऑफ मीटिंग विद CMs yielded several ideas and policy proposals, including a simple demand that the center share leads about prospective investors and enunciate a clear policy on green clearances। अब बता रहे हैं स्टेट्स ने कुछ और डिमांड्स भी की हैं, इस पूरी मीटिंग से कुछ और चीज़ें भी निकल के आई हैं। कह रहे जो मीटिंग है ना,
कैसी है, रेयर, बहुत ही कम होने वाली, आज तक हमने सुनी नहीं। और वन ऑफ, एक बार हुई है, फिर से शायद ना भी हो। कह रहे वन ऑफ, एक बार में होने वाली आज तक की एक रेयर मीटिंग जो है सीएम्स के साथ, इसने यील्ड किया, ला करके दिया बहुत सारे आइडियाज़ और पॉलिसी प्रपोजल्स को, जिसमें शामिल था एक सिंपल सी डिमांड ये थी कि सेंटर जो है, केंद्र सरकार जो है, वो लीड्स को शेयर करे। वो हमें, लीड का मतलब होता है एक छोटा सा, आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ना कि ये ऐसा होने वाला है, एक लीड मिल जाती है आपको। तो स्टेट्स ने बोला कि हमें छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन शेयर करो आप लीड्स के बारे में। और वो लीड्स किस बारे में है? प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स की, ऐसे निवेशकों की जो प्रोस्पेक्टिव है। आप हमें बता दो कि आपके ये वाला इन्वेस्टर जो है आपकी स्टेट में अपना प्लांट खोलना चाहता है, हमें थोड़ा बहुत आइडिया दो ताकि उससे हम जाके बात करें उस उद्योगपति से। और इनिशिएट करो, साफ साफ बताओ, आर्टिकुलेट करो एक पॉलिसी को जो है ग्रीन क्लियरेंस पे। ग्रीन क्लियरेंस का मतलब होता है एनजीटी से, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से क्लियरेंस मिलना कि कहाँ पे आप इंडस्ट्री, कहाँ पे रोड, कहाँ पे हाईवे बना सकते हो, है ना। पर्यावरण मिनिस्ट्री से क्लियरेंस मिलना। तो स्टेट्स ने यही बोला सीएम्स ने कि एक तो हमें लीड्स दे दो, कौन हमारी स्टेट में इंटरेस्टेड है, हम उससे जाके बात करें टाटा बिरले से। और दूसरा हमें बता दिया करो पहले ही कि ये हाईवे बनाना चाहिए या नहीं चाहिए। आप साफ साफ पहले बता दिया करो हमें ग्रीन क्लियरेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी। मीटिंग की वर्ब होगी यील्ड इट। सेंटर की दो वर्ब्स हैं, शेयर और इनंसिएट। इनंसिएट एक्सप्रेस करना क्लियरली, है ना। यहाँ पे सेंटर को प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड दिया गया है, ये डिमांड है दैट, वो ये कि सेंटर ऐसा ऐसा करे। तो वर्ब का बेस फॉर्म यूज़ किया गया है, सेंटर के साथ में शेयर्स नहीं लिखा गया, पीछे एस नहीं लगाया गया, है ना, PSM। प्रोस्पेक्टिव मतलब फ्यूचर वाला, लाइकली हो जो पोटेंशियल हो। देखिए दो वर्ड्स हैं, प्रोस्पेक्टिव मतलब लाइकली जो होने वाला है, और एक वर्ड है पर्सपेक्टिव। स्पेलिंग देख रहे हो, इसमें आ रहा है प्रो, इसमें आ रहा है पर। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है व्यू पॉइंट, ये एक नाउन है। तो नज़रिया है ना, वो कहलाता है पर्सपेक्टिव। आपकी शादी होने वाली है किसी से, 10 दिनों बाद शादी है, तो वो लड़की या वो लड़का आपका प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड या वाइफ है ना। प्रोस्पेक्टिव, लाइकली है, पोटेंशियल है, अभी हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है। लेकिन आपका जो नज़रिया है किसी चीज़ को लेके वो है पर्सपेक्टिव। दोनों अलग वर्ड्स हैं। बढ़े आगे, कह रहा while the finance ministry believes that investments are on the cusp of a takeoff, public investments will need to do the heavy lifting for several more quarters before the private sector can be expected to spur the economy's growth। कह रहा है जहाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री ये मानती है, बिलीव करती है कि इन्वेस्टमेंट जो हैं, सारे के सारे जो निवेश हैं वो कगार पे हैं, कस्प पे हैं, और किसके? एक टेक ऑफ के। टेक ऑफ का मतलब उड़ान। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ये मानती है कि इन्वेस्टमेंट बस अब उड़ने ही वाली है, आज या कल में तेज इन्वेस्टमेंट का माहौल बनी जाएगा। कह रहा है वहीं पे जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, जो सरकारी खर्चा है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब सरकार का खर्चा, कह रहा है उसको ज़रूरत होगी कि वो हैवी लिफ्टिंग को करे। हैवी लिफ्टिंग का मतलब है मुश्किल काम। कह रहा है वो जो है सबसे ज़्यादा और मुश्किल काम करे, सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करे। कब के लिए? कई मोर क्वार्टर्स के लिए, इससे पहले कि प्राइवेट सेक्टर जो है उससे एक्सपेक्टेशन की जा सकती है, ऐसी आशा हो सकती है कि वो स्पर करे इकॉनमी की ग्रोथ को, इकॉनमी ग्रोथ को इंसाइट करे, इंस्टिगेट करे। समझ में आ गया? तो सेंटर तो यही मानता है कि इन्वेस्टमेंट आएंगी, बहुत तेज़ी से आएंगी, बस शुरू होने वाली हैं। पर बात ये है सच्ची कि सेंटर को ये भी पैसा खर्च करना है, स्टेट्स को ही, सरकार को ही खूब पैसा लगाना है, जब तक कि प्राइवेट सेक्टर देश में पैसा और जो है फूंकना शुरू ना करे। समझ गए? मिनिस्ट्री की वर्ब बिलीव्स, इन्वेस्टमेंट्स की वर्ब है आर, पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स की वर्ब है विल नीड्स, प्राइवेट सेक्टर की वर्ब है पैसिव वर्ब में कैन बी एक्सपेक्टेड। स्पर्ब, स्टिमुलेट, इंसाइट, है ना, इनकरेज करना, स्पर करना। हैवी लिफ्टिंग मतलब जरूरी, सबसे मुश्किल काम कहलाता है हैवी लिफ्टिंग। हैवी मतलब भारी, लिफ्टिंग मतलब उठाना, सबसे मुश्किल काम करना। ये ऑन द कस्प ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ, तीनों का मतलब है कौन किसकी कगार पे है। शी इज़ ऑन द वर्ज ऑफ मैडनेस, वो पागलपन की कगार पे है। द कंपनी इज़ ऑन द कस्प ऑफ इंसॉल्वेंसी, कंपनी दिवालियापन की कगार पे है। समझ गए ना? ये तीनों बात एक ही हैं, वर्ज, ब्रिंक और कस्प। ध्यान रखना इनके साथ में एट मत लगाना। एक कॉमन सी मिस्टेक है, ऑन की जगह एट द कस्प ऑफ लगाया तो, एट द ब्रिंक ऑफ लगाया तो, एट द वर्ड्स लगाया। समझ गए ना? ऑन आएगा, एट नहीं आएगा इनके साथ। बड़े आगे, टेक ऑफ का मतलब उड़ान। कह रहे द सेंटर एंड स्टेट्स नीड टू कंबाइन फोर्सेस टू मेक इट एन ईजियर एंड स्विफ्टर जर्नी थ्रू रेड टेप फॉर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। कह रहे ज़रूरत है दोनों को, सेंटर और स्टेट को, कि वो कंबाइन करें फोर्सेस को, हाथ में हाथ मिला के काम करें, इन टेंडम अपनी फोर्सेस को जोड़ दें, ताकि इस चीज़ को आसान बना सकें, मेक इट ईजियर, और स्विफ्टर बना सकें
एक बहुत ही तेज़ जर्नी बना सकें, और किसके जरिए, रेड टेप, लाल फीताशाही के जरिए पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए, संभावी इन्वेस्टर्स के लिए। तो अगर किसी को पैसा लगाना है 10-5 हज़ार करोड़, देश में कोई इन्वेस्टर आ रहा है बाहर से या अंदर से, तो दोनों का काम है, दोनों का फ़र्ज है, सेंटर और स्टेट्स का, सारी प्रोसेस को लाल फीताशाही से, रेड टेप से बहुत जल्दी से निकलवाएं और आसानी से निकलवाएं। समझ गए दोनों की वो होगी नीड, पोटेंशियल, संभावी, प्रोस्पेक्टिव, पर्सपेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव, ऊपर बताया ना, ये वही वर्ड है प्रोस्पेक्टिव, पोटेंशियल। लाल फीताशाही होती है सरकार का जो सिस्टम होता है ना, पूरा प्रोसीजर जिसमें आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाए, रेड टेप कहलाता है लाल फीताशाही। करेक्ट। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज सेड दैट जस्ट 10 states have joined the single window clearance system for investors and 4 more may join next month। कह रहा हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर ने, पीयूष गोयल साहब, इन्होंने ऐसा कहा है कि सिर्फ 10 स्टेट्स ने ज्वाइन किया है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को इन्वेस्टर्स के लिए। ये एक ऐसी विंडो है जिसमें सारे इन्वेस्टर्स सिर्फ एक जगह पे आते हैं और सारा काम उनको उसी एक जगह से हो जाता है। सिंगल विंडो है उनकी, वहीं पे सारे फॉर्म भर देंगे, हर मिनिस्ट्री से उनकी बातचीत उसी विंडो से हो जाएगी। तो इन्होंने यही बोला कि सिर्फ 10 स्टेट्स ने अभी तक इस सिस्टम को ज्वाइन किया है और 4 जो हैं और वो ज्वाइन कर सकती हैं इस मंथ। तो अभी भी भारत की बहुत सारी स्टेट्स हैं जो इस विंडो वाले काम को नहीं ले रही हैं। It not only makes sense to sustain this freewheeling economic dialogue with states because the economy still needs collective hand-holding, but it also merits a broad basing of the network to include key economic ministries and occasionally the Prime Minister too। अब इसी बात पे और कमेंट कर रहा है ये जो इन्होंने पीयूष गोयल ने बोला है। कह रहे ये ना कि महज मेक सेंस करता है, हमें सही लगता है सुनने और देखने में, मेक सेंस करता है कि सस्टेन करें, हम बनाए रखें इस फ्री व्हीलिंग इकोनॉमिक डायलॉग को, ऐसी इकोनॉमिक बातचीत को जो फ्री व्हीलिंग है, जिसके व्हील फ्री हैं, जो अनबायस्ड है, इंडिपेंडेंट है, अपने आप से आगे जा रही है, इसमें कोई भी नेता नहीं है, कोई भी मंत्री नहीं है ना। तो ऐसी अच्छी वाली बातचीत को हम कंटिन्यू करें, ये ना केवल ये चीज़ मेक सेंस करती है, स्टेट्स के साथ हम कंटिन्यू करें। बिकॉज क्यों कंटिन्यू करना है, क्योंकि इकॉनमी जो है अभी भी ज़रूरत है उसको कलेक्टिव हैंड होल्डिंग की, मिले जुले हैंड होल्डिंग की। हैंड होल्डिंग क्या होता है, आप बच्चे को हैंड होल्ड करके आगे बढ़ाते हो ना, तो इकॉनमी को भी हैंड होल्ड करके ज़रूरत बढ़ाने की आगे, लेकिन कलेक्टिवली, स्टेट और सेंटर दोनों के लिए। तो कह रहा ना केवल ये चीज़ ज़रूरी है, बल्कि ये साथ ही साथ ये भी मेरिट करता है, ये भी ज़रूरी बनाता है कि हम ब्रॉड बेस करें। ब्रॉड बेस का मतलब किसी चीज़ के बेस को ब्रॉड करना, किसी चीज़ के दायरे को बड़ा करना, कि हम दायरे को बड़ा करें इस फ्रेमवर्क के, इस ढांचे के, ताकि इंक्लूड किया जा सके बड़े इंपॉर्टेंट इकॉनमी मिनिस्ट्रीज़ को और कभी कभी प्राइम मिनिस्टर को भी। तो कह रहा ना केवल इसको आगे चलने दो, इस डायलॉग को हर महीने करवाओ, बल्कि इसमें और लोगों को बुलाओ, पीएम को भी बिठाओ, किसी और मिनिस्ट्री को भी बिठाओ, सबको बिठाओगे तो और ज़्यादा इसका इफेक्ट निकले के आएगा। इट की वर्ब मेक सेंस एक फ्रेज होता है, इकॉनमी की वर्ब है नीड्स, इट की वर्ब है मेरिट्स। मेरिट का मतलब नेसेसिटेट करना, रिक्वायर करना। ब्रॉड बेसिंग मैंने आपको बता दिया, बेस को ब्रॉड करना, दायरे को बड़ा करना। कलेक्टिव हैंड होल्डिंग समझ गए हो, है ना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन वॉज ए की एजेंडा आइटम, सो इट वुड हैव बीन एप्ट टू इंक्लूड द इंडस्ट्री मिनिस्टर इन द डेलिब्रेशंस टू नज स्टेट्स इनटू जॉइनिंग द सिंगल विंडो सिस्टम। अब ये फिर से सिंगल विंडो सिस्टम पे आ गया ये वाला। कह रहा आपको सबको इकट्ठा करना है इस मीटिंग में। कह रहा इन्वेस्टमेंट का जो फैसिलिटेशन था, इन्वेस्टमेंट का जो प्रमोशन का काम था, फैसिलिटेशन का मतलब होता है प्रमोशन, फैसिलिटी देके किसी चीज़ को इंक्रेज करना। तो इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटी देके जो प्रमोट करने का काम था, ये की एजेंडा था, एक बड़ा एजेंडा था इस आइटम का, है ना। इस पूरे के अंदर एक बड़ा की एजेंडा था। कह रहा इसलिए ये एप्ट होता, इट वुड हैव बीन एप्ट। एप्ट का मतलब है वाइज, है ना, क्लेवर, बुद्धिमानी भरा। तो ये बड़ा बुद्धिमानी भरा होता, समझदारी भरा होता कि हम इंक्लूड कर लेते इंडस्ट्री मिनिस्टर को भी इस बातचीत में, ताकि वो नज कर पाता, धक्का मार पाता स्टेट्स को ज्वाइन करने में सिंगल विंडो सिस्टम को। तो ऐसे ब्रॉड बेस करो, सबको बुलाओ। इंडस्ट्री मिनिस्टर होता ना तो सारी स्टेट्स को समझाता, सुनाता कि क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो आप, अभी 10 ने किया है, अभी 4 और करेंगी, बाकी 15 का क्या। तो इस तरीके से वो बातचीत करके बता सकता था। फैसिलिटेशन की वर्ब है वॉज, इट की वर्ब है वुड हैव बीन, कुड हैव बीन, वुड हैव बीन, शुड हैव बीन। थर्ड कंडीशनल ऑफ पास्ट अपॉर्चुनिटी, ऐसा हो सकता था, आई वुड हैव बीन दैट, दे शुड हैव बीन दैट, है ना। पैसिव वॉइस में इट वुड हैव बीन। ये एप्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है, वैसे एक्टिव है टेक्निकली ये। डेलिब्रेशन मतलब बातचीत, नज, पुश, किसी चीज़ को किसी काम के लिए धक्का देना, है ना, नज करना, पुश करना। करेक्ट क्लोजिंग दिस समवट इनफॉर्मल चैनल फॉर डायलॉग विद स्टेट्स outside the framework of Niti Aayog and National Development Council would be a wasted opportunity with embedded economic cost। करेक्ट क्लोज करना इस
कुछ हद तक इनफॉर्मल चैनल को डायलॉग के लिए स्टेज के साथ क्लोज करना मतलब बंद करना। मीटिंग हुई, ख़त्म हो गई, कह रहा है इस मीटिंग को शुरू करके ख़त्म कर देना, इस डायलॉग को बंद कर देना। और जो वो डायलॉग जो स्टेट जो बाहर है उस ढांचे के, जो है नीति आयोग का और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का, तो इन दोनों के हिसाब से हम ये बातचीत को नहीं कर रहे हैं। नीति आयोग और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के लोगों को नहीं बुलाया गया, ऐसा समझ लो। कह रहा है ऐसे एक मीटिंग को शुरू करके ख़त्म करने का जो काम है, कह रहा है ये होगा एक वेस्टेड अपॉर्चुनिटी, एक खोई हुई अपॉर्चुनिटी, बहुत ही बड़ी हुई, बहुत ही ज़्यादा एम्बेडेड इकोनॉमिक कॉस्ट के साथ, जिसकी इकोनॉमिक कॉस्ट एम्बेडेड है, जिसके अंदर, समझ गए ना, एम्बेडेड का मतलब क्या होता है, इनग्रेन्ड है, डीप सीटेड है, इनहेरेंट है, अंदर बसी हुई है। कहने का मतलब है आप इंडस्ट्री मिनिस्टर को नहीं बुला पाए, उसके बिना ही पूरी मीटिंग बुला के क्लोज कर दी। इतनी अच्छी मीटिंग थी ये, इन दोनों का कोई काम नहीं था बीच में, बड़ी इनफॉर्मल प्यार मोहब्बत की बातें इसमें हो रही थी, लेकिन आपने जो किया ना ये ना बुला के, ये एक वेस्टेड अपॉर्चुनिटी हो गई है, जिसकी इकोनॉमिक कॉस्ट अंदर बसी हुई है, आने वाले टाइम में एम्बेडेड है, आप देखोगे। समझ गए? क्लोजिंग की वर्ब है वुड बी। एम्बेडेड, इंट्रेंस, इंश्राइंड, डीप सीटेड, अंदर बसा हुआ कहलाता है एम्बेडेड। शुरू में मुझे ईजी लगा जब मैं खुद से पढ़ रहा था, वो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो कई चीज़ें मुझे देखने में लगी कि यार ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का आर्टिकल है आज का, इतना ईजी नहीं है। फिर भी अब मेरे हिसाब से ईजी बन गया होगा, कहानी की तरह पूरा बता दिया मैंने, है ना। निर्मला ताई ने सबको बुलाया और सबको पैसे वैसे बांटे, समझाया, प्यार मोहब्बत से रहेंगे। अब आ जाओ फटाफट अपने क्विज़ पे। 5 क्वेश्चंस हैं, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ, है ना। यहाँ पे मैकेनेशन और मैकेनाइजेशन, इन दोनों में करना है आपको डिफरेंस पहले में, और यहाँ पे इसमें करना है पर्सपेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव में। अब इतना बता दिया, अब इसके बाद ईजी हो जाना चाहिए आपके लिए। सेकंड में रैव अप और रैम्प अप को देखना है और चेक करना साथ में सो S2 के साथ में क्या यूज़ करूँगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एम एट के साथ में क्या यूज़ करूँगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे ग्रामर और वोकैब दोनों ही लगानी पड़ेगी। एट के हिसाब से यहाँ पे देखना क्या लगेगा, सो S2 के हिसाब से यहाँ देखना क्या लगेगा। थर्ड के अंदर आपको 2 एरर्स निकालने को बोला है, अच्छा क्वेश्चन है। एरर्स मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर देखनी है आपको। इस वर्ड को चेक करो और दूसरा इस फ्रेज़ को चेक करो। चेक करोगे तो पता लग जाएगा, अगर मन से आपने पूरा आर्टिकल देखा है तो इनमें आपको एरर्स दिखेंगी। चौथे के अंदर थर्ड और फोर्थ दो हैं ये। हाँ, पाँचवें के अंदर आपसे पूछा है इनमें से कौन सा इनंसिएशन का करेक्ट सिनोनिम है। इक्विवोकल एक्सप्रेशन, इन्फ्रिंजमेंट, है ना, इम्पिंजमेंट, सिमुलेशन या अनएम्बिग्यूटी। थोड़े भारी वर्ड मैंने यूज़ कर दिए, लेकिन वर्ड आपको आते हैं। एम्बिग्यूटी, अनएम्बिग्यूटी, इक्विवोकलनेस, है ना, इक्विवोकेटनेस, ये क्या होते हैं सारे वर्ड्स आप जानते हो। थोड़ा दिमाग लगाओ। फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के सबके आंसर्स को डाल रहा हूँ हिंट्स के साथ, है ना। अपने आंसर्स से मेरे आंसर्स को मैच करना और मुझे बताना कितने मार्क्स मिले आपको आउट ऑफ 5। वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें। ग्रुप पे जो भी आपको कोर्सेज लेने हैं फ़ायदा उठा सकते हो, और कोई क्वेरी हो तो मुझे इस नंबर पर आप बता सकते हो, मेरी टीम आपको रिप्लाई करेगी। अंटिल देन, साइनिंग आउट।